नमस्कार साथियों, आज का अपना टॉपिक है संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में हम देखेंगे दशमलव संख्या पद्धति। तो आइए पढ़ते हैं दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति। सबसे पहले हम बात करते हैं अंकों के बारे में कि अंक क्या होते हैं। अंक होते हैं एक संकेत। संकेतों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 को अंक कहते हैं। अंक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। अंक का शाब्दिक अर्थ होता है कोई चिन्ह, या फिर आप कह सकते हो कोई साइन या सिंबल, एक छाप के रूप में इसको काम में ले सकते हैं। एक छाप या फिर आप कह सकते हो एक संकेत। ये इस प्रकार के जो 10 संकेत हैं, इन 10 संकेतों को गणित में अंक कहते हैं और इन 10 संकेतों की सहायता से ही संख्याएं बनती है। अब देखिए संख्याएं क्या होती है। संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। अंकों का समूह संख्या कहलाता है। अंकों का समूह संख्या कहलाता है। यदि आप 3, 4 और 5 को पास पास में लिख देते हो तो एक संख्या बन जाती है। यदि मैं 6 और 7 को पास पास में लिख देता हूँ तो एक संख्या बन जाएगी। यदि मैं 2 और 0 को पास पास में लिख दिया तो एक संख्या बन गई। यदि मैं 0 और 2 को पास पास में लिख देता हूँ तो भी एक संख्या बन जाती है। तो संख्याएं क्या होती है? अंकों का समूह संख्याएं होती है। अंक कितने होते हैं? अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक 10, और जबकि संख्याएं होती है अनंत। संख्याएं बहुत सारी होती है, इनकी संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती है। बहुत सारी संख्या होती है, आप कैसे भी कितने भी समूह बनाकर संख्याएं बना सकते हो। अब ये जो अंक है ना, ये अंक भी है और ये अंक अपने आप में संख्याएं भी है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 के बारे में, यहाँ पर केवल 2 ही है, 0, 2 का वैल्यू 2 ही होता है। तो ये 2 अपने आप में अंक भी है और संख्या भी है। तो संख्याएं केवल संख्याएं होती है, जबकि अंक संख्याएं और दोनों की श्रेणी में आते हैं। अब हम देखते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से होती है। संख्याएं बड़े रूप में 2 प्रकार की होती है। एक डायग्राम के द्वारा हम इनको समझते हैं। संख्याएं बड़े रूप में 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है वास्तविक संख्याएं, जिनको हम रियल नंबर भी कहते हैं, और एक होती है अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं या फिर इनको हम काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। काल्पनिक संख्याएं, इनको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब देखिए वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती है और अवास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जितनी भी हम व्यवहारिक जीवन में संख्याएं काम में लेते हैं वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। यानी परिमेय संख्याएं, जिनको हम रेशनल नंबर भी कहते हैं, और अपरिमेय संख्याएं, जिनको हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं। ये दोनों मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय में भी खूब सारी संख्याएं आती है, जैसे प्राकृत संख्या, इनको नेचुरल नंबर कहते हैं, n से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्याएं,
इनको हम होल नंबर कहते हैं, तो W से डिनोट करते हैं। एक होती है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इनको हम इंटीजर I या Z से डिनोट करते हैं। और एक होती है दशमलव या फिर अपूर्ण संख्याएं, दशमलव या अपूर्ण संख्याएं। और एक होती है भिन्नात्मक संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? देखिए, जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे √3 आ जाए, √2 आ जाए, √7 आ जाए, जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल, घनमूल या कोई सा भी nवां मूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, वो अपरिमेय संख्याएं होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत, अनावर्ती दशमलव प्रसार हो, वे संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती है। ये हो गया एक डायग्राम। अब इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। ये अभी मैंने ऐसे समझाया है और ज़्यादा डिटेल में अभी हम तुरंत समझेंगे। वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं, बड़े रूप में संख्याएं दो प्रकार की। अब वास्तविक संख्याएं किन से मिलकर बनती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से। परिमेय में कौन कौन सी संख्याएं होती है? प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, दशमलव, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो चलिए आइए अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। जब कोई भी बालक शुरुआत में गणित का अध्ययन करना सीखता है अपने बचपन में, तो सबसे पहले वो सीखता है गिनती। और गिनती शुरू करता है वो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार ये आगे सीखता जाता है। तो जो बालक अपने आप नेचुरली जन्म से सबसे पहले जो संख्याएं सीखता है वो संख्याएं होती है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू हो और धनात्मक दिशा की ओर अनंत तक चले, इन संख्या समुच्चय को हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। और यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में मैं 0 को भी सम्मिलित कर लेता हूं, क्योंकि आगे जब बालक संख्याएं सीखता है तो 5, फिर 6 लिखता है, 7 लिखता है, 8 लिखता है और 9 लिखता है, और फिर आगे एक नया अंक आ जाता है 0। और इसके बाद में जितनी भी संख्या आती है वो इन्हीं संख्याओं, इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती है, यानी इन्हीं अंकों की वापस आवृत्ति होती रहती है। तो यदि मैं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में मैं 0 को भी सम्मिलित कर लेता हूं, ये पहले तो थी प्राकृत संख्याएं, 0 को भी सम्मिलित कर लिया, तो अब ये पूरा समुच्चय एक पूर्ण संख्या समुच्चय कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पर मैं एक संख्या रेखा मान लेता हूँ। ये मैंने एक संख्या रेखा ले ली, इसके बीचों बीच की संख्या को मैं 0 मान लेता हूँ, और इस तरफ की संख्या को पॉजिटिव नंबर और इस तरफ की संख्या को नेगेटिव नंबर से डिनोट करता हूँ। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार आगे लिखता जाता हूँ। तो 1 से आगे वाली संख्याएं, 1 से शुरू करके आगे वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं, 0 से शुरू करके आगे वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं। अब देखो यहाँ पर भी तो कुछ संख्याएं होगी ना। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ माइनस की संख्या, 0 के उस तरफ प्लस की, 0 के इस तरफ माइनस की, तो ये -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से आगे बढ़ता जाता हूँ। अब मुझे ये जो संख्या समुच्चय मिला है जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी है और धनात्मक संख्याएं भी है और 0 भी है। 0 न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर ये जो संख्या समुच्चय मिला है, ये संख्या समुच्चय कहलाएगा पूर्णांक संख्या समुच्चय। यानी इन सभी संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब यदि हम इनको गहराई से देखें, इनके बीच को भी मैग्नीफाइज करके देखें, तो यहाँ पर हमें और भी संख्याएं मिलेगी। जैसे मुझे लिखना हो 1.12, तो ये कहाँ पर आएगा? 1 और 2 के बीच में आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार की जो दशमलव वाली संख्या है, मुझे लिखना है 1.3, मुझे लिखना है 4.5, मुझे लिखना है -1.5, तो इस प्रकार ये जो बीच में संख्या आएगी, ये संख्याएं कहलाएगी दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं या फिर अपूर्ण संख्याएं, क्योंकि इनका मान पूरा पूरा नहीं है। 1.12, अब ये न तो 1 है न ही 2 है, ये 1 और 2 के बीच में है, इसलिए इसको हम कहते हैं अपूर्ण संख्या। इनके बीच में
जैसे मैंने लिख दिया 1/2। अब 1/2 कहाँ आएगा? 1/2 का मतलब होता है आधा, 0.5। अब 0.5 कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच में। तो इस प्रकार की जो बटा की संख्याएं आती है, जिसमें ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को हम कहते हैं हर, इन संख्याओं को हम कहते हैं भिन्नात्मक संख्याएं। तो ये भिन्नात्मक संख्याएं इनके बीच में आती है, जो इस प्रकार की बटा वाली, अंश और हर वाली संख्याएं होती है, उनको हम कहेंगे भिन्नात्मक संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होकर आगे तक चलती है। पूर्ण संख्याएं, यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर लें तो बनने वाला समुच्चय पूर्ण संख्या कहलाएगा। और यदि संख्या रेखा में जितनी भी संख्याएं हैं जो पूरे मान की है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उन सभी को सम्मिलित रूप से समुच्चय बना ले तो उस समुच्चय को हम कहेंगे पूर्णांक संख्या समुच्चय। और इस संख्या रेखाओं में प्रत्येक दो अंक संख्याओं के बीच में और भी संख्याएं आती है जो पूरे मान की नहीं होती है, या तो वो दशमलव संख्या होगी या फिर भिन्नात्मक संख्या होगी। उनको हम दशमलव या पूर्ण और भिन्नात्मक संख्या, इंग्लिश में उनको कहते हैं फ्रैक्शन नंबर। इतना देखने के बाद में हमें पता चलता है कि कुछ संख्याएं ऐसी भी होती है जो अभी भी इसमें नहीं आई है, यानी जो संख्या रेखा पर नहीं होती है, जिनको हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। कुछ संख्या ऐसी भी होती है। ये तो जितनी भी संख्याएं पढ़ी है ये अपने व्यवहारिक जीवन में काम आती है। हम रियल में, वास्तव में इनको देखते हैं, इसलिए इनको कहते हैं रियल नंबर। हम अपने व्यवहारिक जीवन में इन संख्याओं को वास्तव में देखते हैं और काम में लेते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हम रियल नंबर। और अभी मैंने डायग्राम में बताया था अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, यानी हम उसमें कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रकार की भी कोई संख्या होती है। तो अब वो संख्याएं कौन सी होती है देखिए। जैसे यदि किसी संख्या का मैं वर्ग लूं, यदि मैं किसी संख्या का वर्ग करूं और उसका वर्ग ऋणात्मक आ रहा है तो वो एक इमेजिनरी नंबर होगी। यानी किसी संख्या के वर्गमूल में यदि माइनस आ जाए तो वो एक ऋणात्मक संख्या, वो एक अवास्तविक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। अर्थात मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक अवास्तविक संख्या होता है। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक अवास्तविक संख्या होता है। अब मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूं, -2 को मैंने लिख लिया -1 × 2। अब -1 को मैं लिख लूंगा आयोटा और 2 रह जाएगा रूट के अंदर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 आयोटा। आयोटा एक संकेत दिया गया है, किसको? -1 को। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्याएं और इंग्लिश में इनको कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूरा जाता हो, वो संख्याएं कहलाएगी भाज्य संख्याएं। जैसे 4 है तो 4 में देखिए खुद के अलावा 2 का भाग जाता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। 6 है तो 6 में खुद के अलावा 2 और 3 का पूरा भाग जाता है। तो वे संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूरा जाता हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। 9 है तो 9 में 3 का भाग जाता है। 10 में 5 और 2 दोनों का भाग जाता है। 12 में 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है और 6 का भाग जाता है। तो वे संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, वे सभी संख्याएं कहलाएगी भाज्य संख्याएं। और अभाज्य या रूढ़ संख्याएं, इनको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूरा नहीं जाता हो, ये संख्याएं कहलाएगी अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 है तो 2 में केवल 2 का ही भाग जाता है, 3 में केवल 3 का, इसी प्रकार 5 में केवल 5 का, 7 में केवल 7 का, 93 में केवल 97 में केवल 97 का भाग जाता है। तो इस प्रकार जो संख्याएं जिसमें केवल खुद का ही भाग जाता है और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो संख्याएं कहलाएगी अभाज्य संख्याएं। अब देखिए अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे करें। बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यह संख्या भाज्य है या फिर यह संख्या अभाज्य। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहां पर हम अभाज्य संख्याओं की जांच कर सकते हैं। अभाज्य संख्याओं की जांच देखिए कैसे करेंगे।
मुझे देखना है कि 11 भाज्य है या फिर अभाज्य है। तो मैं क्या करूँगा, 11 के निकटतम वर्ग संख्या लूँगा मैं। 11 के निकटतम वर्ग संख्या है 9। देखो 11 के निकटतम जो वर्ग संख्या है वो है 9। वर्ग संख्या यानी जो संख्या किसी न किसी अन्य संख्या का वर्ग हो। जैसे 9 है तो ये 3 का वर्ग है। इसके पास में आएगा 16 है 4 का वर्ग। तो इसके निकटतम वर्ग संख्या है 9। 9 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 9 से छोटी अभाज्य संख्या है 2, 3, 5 और 7। यदि इनमें से किसी भी एक संख्या का भाग इस 11 में पूरा जाता है तो 11 भाज्य होगा, और यदि नहीं जाता है तो 11 अभाज्य होगा। जैसे मैं मुझे देखना है कि 111 क्या है, भाज्य या फिर अभाज्य। तो मैं क्या करूंगा, 101 के निकटतम वर्ग संख्या कौन सी है वो ढूंढूंगा। तो इसके निकटतम वर्ग संख्या 100 है और एक 121 है। 121 तो 11 का वर्ग है और 100 है वो 10 का वर्ग है। तो आप इनमें से कोई सी भी संख्या ले सकते हो। तो 10 से छोटी संख्या ले लो। 10 से छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7 ये। यदि इनमें से किसी भी एक संख्या का भाग 101 में पूरा जाता है तो 101 भाज्य होगा, और नहीं जाता है तो फिर अभाज्य होगा। तो यहाँ पर देखो 2, 3, 5 और 7 का भाग 101 में पूरा नहीं जाता है। तो इनमें से किसी का भी भाग इसमें पूरा नहीं जाता है तो यह संख्या हो जाएगी अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से आप जांच भी कर सकते हो कि कौन संख्या भाज्य और कौन सी संख्या अभाज्य है। सिंपल सा है, आपको संख्या लेनी, उसके निकटतम वर्ग संख्या कौन सी है, उस वर्ग संख्या से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, उनमें से उन अभाज्य संख्याओं का भाग उस वर्ग संख्या में लगा देना। अब हम बात कर लेते हैं छोटे और बड़े की। सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1 और सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। जी हाँ, 0 भी सम है, लेकिन सबसे छोटी सम संख्या 2 को माना जाता है जब हम भाग देते हैं, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए 2 को माना जाता है। और सबसे छोटी विषम संख्या है 1। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अब एक विषम है, सम नहीं है, जबकि भाज्य और अभाज्य में एक आया ही नहीं। तो यहाँ पर एक परिभाषा में नाम आ रहा है कि ऐसी संख्या है जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाना चाहिए। तो एक में देखिए, एक और स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। एक में एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, तो एक भाज्य संख्या नहीं है। बात करते हैं अभाज्य की। तो ऐसी संख्या है जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूरा नहीं जाता हो। यहाँ पर शर्त यह है कि एक व स्वयं दोनों अलग अलग संख्या होनी चाहिए। तो जबकि यहाँ पर हम देखें तो इसमें एक का भाग और स्वयं का भाग पूरा जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक और स्वयं दोनों ही सेम ही संख्या हो गई, इसलिए ये न तो भाज्य की परिभाषा में आती है न ही अभाज्य की परिभाषा में आती है। इसलिए एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। बात करते हैं प्राकृत संख्याओं में सम प्राकृत संख्याएं और विषम प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्या हमने बात करी थी, नेचुरल नंबर कहते हैं इनको इंग्लिश में, और ये शुरू होती है 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार ये धनात्मक दिशा की ओर अनंत तक चलती है। 1 से शुरू होकर धनात्मक दिशा की ओर अनंत तक जाती है। अब प्राकृत संख्याओं में भी कई प्रकार की संख्या आती है। सम प्राकृत संख्याएं, विषम प्राकृत संख्याएं, भाज्य प्राकृत संख्याएं और अभाज्य प्राकृत संख्याएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम प्राकृत संख्याएं। सम को इंग्लिश में कहते हैं इवन और विषम को इंग्लिश में कहते हैं ओड। इवन नंबर और ओड नंबर। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर या तो 0 या 2 या फिर 4 या 6 या फिर 8 के अंक होते हैं, अथवा वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर ये अंक होते हैं तो उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा जाता हो या फिर इनमें से कोई एक अंक इकाई के स्थान पर हो, तो वे संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अब देखिए विषम संख्याएं, वह संख्या सम प्राकृत संख्या कहलाती है। अब देखिए विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 के अंक
हो अथवा वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वे संख्याएं कहलाएगी विषम संख्याएं। सम संख्याओं का मानक रूप जो जनरल फॉर्म होती है वो 2n के रूप की होती है, क्योंकि प्रत्येक सम संख्या में 2 का भाग जाता है, यानी प्रत्येक सम संख्या 2 की गुणज होती है, और प्रत्येक विषम संख्या 2 के गुणज में से एक कम कर लो, वो प्रत्येक विषम संख्या होगी। तो विषम संख्याओं का व्यापक रूप होता है 2n-1 और सम संख्याओं का व्यापक रूप होता है 2n। पूर्ण संख्याएं, इनको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। यदि हम प्राकृत संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित करते हैं तो ये जो संख्या समुच्चय बना है, इस संख्या समुच्चय को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। और फिर है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक पूर्ण मान वाली जितनी भी संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। इनका मान पूरा पूरा होना चाहिए, पॉइंट में, दशमलव में या फिर बटा में कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच की। यहाँ पर देखो 3 प्रकार की संख्याएं आती है। एक तो आ रही है ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, और एक आ रही है धनात्मक संख्याएं, और एक आ रहा है शून्य। अब धनात्मक संख्याएं क्या होती है? जिन संख्याओं का मान 0 से बड़ा होता है, जिन संख्या का मान 0 से ज्यादा होता है, 0 से ज्यादा मान वाली संख्याएं धनात्मक, और 0 से कम मान वाली संख्या होती है ऋणात्मक, नेगेटिव नंबर्स। और उदासीन देखिए, 0 है वो उदासीन होता है, तटस्थ होता है, ये इसका मान न तो प्लस में होता है न ही माइनस में होता है। 0 के लिए कोई सा भी साइन लगाओ, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, 5 माइनस 0 कर दिया मैंने और 5 प्लस 0 कर दिया, 5 में से 0 घटाया तो भी 5 और 5 में 0 जोड़ा तो भी 5, तो 5 तटस्थ, ये 0 है वो तटस्थ है, इसके कोई सा भी चिन्ह लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 0 को कहते हैं न्यूट्रल नंबर। बात करते हैं पूर्ण संख्याएं, अपूर्ण संख्याएं या दशमलव संख्याओं की। वे संख्याएं जिनमें उनके अंकों के बीच कहीं पर दशमलव का चिन्ह लगाओ, वे संख्याएं जिनमें अंकों के बीच में कहीं एक जगह दशमलव का चिन्ह लगा हो, वे संख्या होती है दशमलव संख्याएं। किसी भी संख्या में दशमलव का चिन्ह एक ही जगह लगता है, एक ही संख्या में दशमलव का चिन्ह 2 या 3 या अधिक जगह नहीं लगता है, केवल और केवल एक ही जगह लगता है। यहां पर भी देखिए दशमलव संख्या में भी यदि मैं बात करूं तो ये इकाई अंक कहलाएगा। 3 की बात करूं तो 3 इकाई अंक है और इसकी प्लेस वैल्यू है 3 × 1 यानी 3। प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान, और जबकि यहाँ पर 4 की स्थानीय मान है 4/10, यहाँ पर ये 4 नहीं है, ये 4/10 है। इसको मैं पढ़ूंगा 3.14, इसको मैं 3.14 नहीं पढ़ूंगा। 14 क्यों नहीं पढ़ूंगा? क्योंकि 14 तो किससे बनता है, हमने शुरुआत में बात करी है, 14 बनता है 10 और 4 से, जबकि ये संख्या किससे बन रही है, ये 1 4 किससे बन रहा है, ये 1 4 बन रहा है 1/10 + 4/100 से, यानी 10 का 1 भाग 0.1 होता है और 100 का चौथा भाग होता है 0.04। इसी प्रकार यहां पर देखिए 2 की स्थानीय मान, 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा और 2 का स्थानीय मान 20 होगा। इस 0 का स्थानीय मान 0/10, इस 0 का स्थानीय मान 0/100 और इस 7 का स्थानीय मान 7/1000 होगा। इसी प्रकार इस 1 का स्थानीय मान होगा 1/1000। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान क्या होता है और दशमलव के बाद में अंकों को अलग अलग क्यों पढ़ा जाता है। अलग अलग इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये इसको आप 5.675 नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 675 कहते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर 600 है, यहाँ पर 70 है और यहाँ पर 5 है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर 6/10 है, यहाँ पर 7/100 है और यहाँ पर 5/1000 है। इसलिए इन अंकों को अलग अलग पढ़ा जाता है, 5.675 इस प्रकार से पढ़ा जाता है। यदि आपकी आदत है एक साथ पढ़ने की तो वो गलत है, इसको सुधारिए और आगे से अलग अलग पढ़िए, आगे दशमलव के आगे के अंकों को 5.675 इस प्रकार से अलग अलग पढ़िए। अब हम बात करते हैं भिन्नात्मक संख्याएं क्या होती है, फ्रैक्शन नंबर। ऐसी धनात्मक संख्याएं, हाँ, भिन्न हमेशा धनात्मक होती है, भिन्न हमेशा प्लस की होती है। ऐसी धनात्मक संख्याएं जिसमें अंश व हर उपस्थित हो तथा जिनका मान 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा हो, भिन्न संख्याएं कहलाती है। यानी इसमें 3 बातें ये भिन्न क्या होती है, भिन्न हमेशा एक तो धनात्मक होती है,
भिन्न में अंश और हर होंगे और भिन्न का मान 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होगा। यानी भिन्न का मान 0 और 1 के बीच में रहता है। भिन्न का शाब्दिक अर्थ होता है भाग या टुकड़े। जैसे मेरे पास में ये मार्कर है, अब मैं इस मार्कर के 3 टुकड़े कर देता हूँ, तो इस प्रत्येक टुकड़े का जो लंबाई है वे इस पूरे मार्कर की लंबाई से ज़्यादा नहीं हो सकती। मार्कर मेरे पास में 1 है, तो इस पूरे की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 1। अब इसके मैं जितने भी टुकड़े करूंगा उनकी वैल्यू 1 से कम ही आएगी, क्योंकि जितने भी मैं टुकड़े करूंगा सभी टुकड़े इस पूरे बड़े मार्कर से क्या होंगे, छोटे होंगे। छोटे होंगे तो उनकी लंबाई कम होगी, उनकी लंबाई कम होगी तो उनकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक इस प्रकार का कागज है गोल, और इसके मैं 4 टुकड़े कर देता हूं। ये मैंने इसमें से 4 टुकड़े कर दिए। थोड़ी देर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि इनमें से मुझे कोई सा भी टुकड़ा चाहिए ही नहीं, मुझे थोड़े इससे बड़े टुकड़े चाहिए। ये बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए, छोटे छोटे भाग हो गए। तो मैंने 4 भाग किए, 4 में से मैं कोई सा भी भाग नहीं लेना चाहता, तो भिन्न क्या बन गए, 0/4। यदि मैं इन 4 में से कोई एक भाग लेता हूं तो भिन्न बन जाएगी 1/4। यदि मैं 2 भाग काम में ले लेता हूं तो भिन्न बन जाएगी 2/4। यदि 3 भाग काम में लेता हूं तो भिन्न बन जाएगी 3/4। और यदि मैं ये चारों ही भाग काम में ले लेता हूं, चारों ही भाग काम में लेने का मतलब क्या हुआ, मैंने एक जो कागज का वर्ताकार टुकड़ा था उस पूरे को काम में ले लिया मैंने, तो भिन्न बन जाएगी 4/4। यानी उस पूरे एक टुकड़े को मैंने काम में ले लिया, और यहां पर मैंने उसको काम में नहीं लिया, किसी को भी काम में नहीं लिया। तो भिन्न का न्यूनतम मान 0 और भिन्न का अधिकतम मान होता है 1, और अन्यथा भिन्न का मान 1 और 0 के बीच में ही रहता है। आप देख सकते हो 1 में 4 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.25, ये 0 और 1 के बीच में। इसका मान आ रहा है 0.5, इसका मान आ रहा है 0.75। ये सभी क्या है, 0 और 1 के बीच में है। तो भिन्न कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है, ये ध्यान रखना हमेशा। यदि इस प्रकार की आपने कोई संख्या देखी है तो यह भिन्न नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। यह भिन्न नहीं है, यह परिमेय संख्या है। आरएस और कई कंपटीशन परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से भिन्न कौन सी है। मैं एक 4 उदाहरण दे देता हूं। मैंने एक लिख दिया 0, मैंने लिख दिया 3.5 ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में लिख दिया मैंने -6/7। ऑप्शन सी में लिख दिया मैंने 7/6, और ऑप्शन डी में लिख दिया मैंने 6/7। अब इसमें पूछ लिया कि इनमें से कौन सी संख्या एक भिन्न संख्या है। तो यहां पर देखो, ये तो दशमलव संख्या है। भिन्न की पहली शर्त है कि अंश और हर होने चाहिए, तो ये तो ऑप्शन यहीं पर गलत हो गया, अंश और हर नहीं है तो यह एक भिन्न नहीं है। उसके बाद में ये ऋणात्मक संख्या आ गई। ऋणात्मक संख्या भिन्न होती नहीं है, भिन्न हमेशा धनात्मक होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत। और यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू 7/6, यानी अंश बड़ा आ गया हर से अंश बड़ा आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से अधिक हो गई है। 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए, भिन्न की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो यदि किसी संख्या का अंश बड़ा है तो वह एक भिन्न नहीं होगी, वह एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन आप कई किताबों में, बचपन की कई किताबों में और आगे भी कई किताबों में हम इस प्रकार की भिन्नें पढ़ते हैं। तो देखिए अब भिन्नें कितने प्रकार की होती है और क्या होती है। फ्रैक्शन नंबर भिन्नें बड़े रूप में 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है साधारण भिन्नें, और एक होती है दशमलव भिन्न। ऐसी भिन्न जिसके बटा में या तो 10 हो, जैसे 4/10 आ जाए, या 10 की कोई घात हो, जैसे 4/10 की घात 2 आ जाए, या 4/10 की घात 3 आ जाए। तो ऐसी भिन्नें जिनका हर 10 या 10 की किसी घात के रूप का हो, दशमलव भिन्न कहलाती है। क्यों? क्योंकि इनको सरल करेंगे तो एक दशमलव संख्या बनेगी। इसका मान होगा 0.4 और इसका मान होगा 0.04, इसका मान होगा 0.004। तो यहाँ पर देखो इनके सरलतम रूप में प्रत्येक में पॉइंट आ रहा है, दशमलव आ रहा है, तो इसलिए इनको कहते हैं दशमलव भिन्न।
अब हम बात करते हैं साधारण भिन्नों की। साधारण भिन्नों में हम दो प्रकार की भिन्न लेते हैं। साधारण भिन्न दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सम या उचित। अब उचित का मतलब आप समझ सकते हो, यानी वास्तव में सही बात इसी में आएगी। उचित का मतलब होता है जो एकदम सही हो, ठीक ठीक हो, गलत नहीं हो। तो ये गलत नहीं है, ये एक सही भिन्न होगी। और ये एक भिन्न का प्रकार होता है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। यानी इस प्रकार की भिन्न अनुचित होती है, ये वास्तव में भिन्न नहीं होती है। मैंने अभी कहा था ना, कई किताबों में आप इस प्रकार की भिन्न पढ़ते हैं कि 7/6 आ जाए, अंश बड़ा हो जाए। तो जिन भिन्नों का अंश हर से बड़ा होता है वो अनुचित भिन्न होती है, वो वास्तव में उचित भिन्न नहीं होती है, वो अनुचित भिन्न होती है। जैसे 8/5, 15/7, जिनका अंश बड़ा हो वो अनुचित भिन्न है, और जिनका अंश छोटा हो, जिनका अंश हर से छोटा हो, वे होती है उचित भिन्न। आप 7 में से 5 भाग ले सकते हो। आपने किसी वस्तु के 2 भाग किए, उनमें से आप 1 भाग ले सकते हो। किसी वस्तु के 7 भाग किए, उनमें से 6 भाग ले सकते हो। और यहाँ पर देखिए, आपने किसी वस्तु के 6 भाग किए और आप उसमें से 7 भाग ले रहे हो। मैं इस पेन के 3 टुकड़े करता हूँ और फिर मैं इनमें से 4 टुकड़े ले लेता हूँ। ये एक असंभव बात है, क्योंकि मैंने टुकड़े 3 किए, तो 3 टुकड़ों में से मैं 4 टुकड़े नहीं ले सकता। इसलिए इस प्रकार की भिन्नों को कहा जाता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्नों में भाग लगाने पर, हर का अंश में भाग लगाने पर, जैसे मैं इसमें भाग लगाता हूँ, 6 का भाग 7 में जाता है 1 बार, फिर शेष वाला बचेगा 1 और बटा में रहेगा क्या, 6। तो इस प्रकार के जो भिन्न होती है इनको कहते हैं हम मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न किससे मिलकर बनी होती है? एक तो होती है पूर्ण संख्या प्लस एक होती है सम भिन्न। पूर्ण संख्या और सम भिन्न मिलकर मिश्रित या मिश्र भिन्न बनाते हैं। तो ये था भिन्न के बारे में। भिन्न बड़े रूप में 2 प्रकार के, साधारण और दशमलव। दशमलव जिनके बटा में 10 या 10 की घात हो। साधारण में 2, सम या उचित, विषम या अनुचित। सम कौन सी होती है? जिनका अंश छोटा हो, और विषम कौन सी होती है? जिनका अंश बड़ा हो। किससे? हर से। तो इस प्रकार की जो भिन्न है वो सम या विषम भिन्न कहलाती है। और मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण संख्या और एक सम भिन्न होती। अगला बिंदु है परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p व q दोनों पूर्णांक व q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इनको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। देखो, ऐसी संख्या जो p/q रूप में लिख रखी हो, बटा के रूप में कोई सी भी संख्या लिख रखी हो, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। यदि नहीं है तो हम उनको पूर्णांक में बदल सकते हैं। जैसे पॉइंट में आ रहा है 4.5/6 आ गया, तो इनको आप पूर्णांक में बदल दीजिए, 45/60 कर दिया। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p व q दोनों पूर्णांक व q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखो, q आता है बटा में। यदि बटा वाली संख्या का मान 0 हो गया तो 0 से किसी भी संख्या को हम डिवाइड नहीं कर सकते। 0 से किसी भी संख्या का भाग अपरिभाषित होता है। यदि आपने कोई भी संख्या और बटा में 0 लिख दिया तो इसका उत्तर आएगा अपरिभाषित। ये परिभाषित नहीं है, यानी x में 0 का भाग नहीं दिया जा सकता। इसके उदाहरण देखिए परिमेय संख्याओं के। जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण है, पूर्णांक है, अपूर्ण या भिन्नात्मक, यानी अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं थी। 1, 0, 3.14, 22/7, 7/22, माइनस का 5/7, माइनस का 6, ये इस प्रकार की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। इनका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर होता है अशांत आवर्ती। फिर देखते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनको p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता, इनको लिखा जा सकता है वो परिमेय। जिनको नहीं लिखा जा सकता और p व q दोनों पूर्णांक और q का मान 0 के बराबर नहीं हो, अपरिमेय संख्या होती है। जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते और जिनका दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती, वो होती है अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल कोई सा भी निकाल सकते हैं, जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत या अशांत आवर्ती हो, वो होती है परिमेय। और जिनका पूरा वर्गमूल, घनमूल या कोई भी एनवा मूल पूरा नहीं निकाला जा सकता, वो होती है अपरिमेय संख्या।
शांत का मतलब होता है समाप्त होना। शांत का मतलब होता है समाप्त होना, यानी भाग देने के बाद में भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाए उसको कहते हैं हम शांत। तो ये था अपना दूसरा टॉपिक। नमस्कार।